हम लोग पिछले क्लास में इतिहास में पढ़ रहे थे कौन सा काल, गुप्त काल। और गुप्त काल में जितने प्रमुख शासन हुए हैं, जितने प्रमुख शासक हुए हैं, उन सब के बारे में हमने विस्तार से जानकारी पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य चलता कैसे, गुप्त साम्राज्य के समय आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इसको जानेंगे। तो गुप्त काल में जितने भी गणतंत्र वाले राज्य थे, यानी जो प्रमुख होता था वो जनता में से ही कोई बनता था, उसको क्या बोलते हैं, गणतंत्र। इसका पूरी तरह से समाप्ति हो गया था, हास हो गया था, और पूरी तरह से क्या गया था, राजतंत्र। यानी गुप्त काल में प्रशासन कैसे चलता था, राजतंत्र से चलता था, है ना। राजा ही प्रमुख होता था और राजा का बेटा ही क्या बनता था, राजा बनता था। ऐसा गुप्त काल में राजतंत्र चालू हो गया था और राजा को इतना महत्व दिया जाता था कि गुप्त काल में राजा जो है वो किसके समान होता था, देवता के समान होता था। राजा किसके समान होता था, देवता के समान होता था। और गुप्त काल का साम्राज्य जो है वो दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से उत्तर में हिमालय पर्वत तक और पूर्व में आपका इधर बंगाल की खाड़ी से लेकर जो है सौराष्ट्र तक पश्चिम की ओर फैला हुआ था। इतना बड़ा क्या था, गुप्त साम्राज्य था। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद पूरे भारत का एकीकरण करने वाला अगर दूसरा कोई वंश आया तो कौन सा था, गुप्त वंश था। और गुप्त वंश ने अपने साम्राज्य को कई इकाइयों में बांट रखा था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी क्या, ग्राम, है ना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। और गुप्त साम्राज्य में या गुप्त काल में बहुत सारे गांव मिलकर बनते थे पेट। क्या बनते थे, पेट। और पेट मिलकर बनता था विधि। पेट मिलकर क्या बनता था, विधि। जैसे अभी भी देख लो, गांव मिलकर क्या बनता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनता है, जनपद पंचायत। फिर आपका क्या बनता है, जिला पंचायत, है ना। तो ऐसे जो है गांवों से फिर तहसील बनता है, तहसील से किसका निर्माण होता है, जिलों का निर्माण होता है, जिलों से राज्य, और राज्य से हमारा क्या बना है, देश बना है ना। अभी की कंडीशन में उस समय गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, गांव। गांव को मिलाकर क्या बनाया जाता था, पेट। और पेट को मिलाकर क्या बनाया जाता था, विधि। विधि के ऊपर होता था विषय और विषय के ऊपर होता था देश। विधि के ऊपर होता था विषय और विषय के ऊपर होता था क्या, देश। और देश का प्रमुख होता था कौन, राजा। देश का प्रमुख कौन होता था, राजा होता था। देश का प्रमुख कौन होता था, राजा, ठीक है। सॉरी, देश जो है इसको उस समय प्रांत बोलते थे। देश यानी कि अभी का क्या होगा, प्रांत। और इससे ऊपर जो साम्राज्य था, है ना, पूरा एक क्या बनता था, साम्राज्य। और इसका प्रमुख होता था सम्राट या राजा, सम्राट या राजा। और देश या प्रांत का प्रमुख कहलाता था उपरिक्त या उपारिक्त। क्या कहलाता था, उपरिक्त, या इसी को हम लोग बोलते थे महाराज। इसी को क्या बोलते थे, महाराज। क्लियर है। तो देश या जो क्या कहलाता था, प्रांत कहलाता था। इससे बड़ा पूरा क्या होता था, साम्राज्य। मतलब जो गुप्त साम्राज्य है वो बहुत सारे प्रांतों में बटा होता था और उन प्रांतों को क्या कह देते थे, देश कह देते थे। जिसका प्रमुख क्या कहलाता था, उपाधि क्या कहलाता था, महाराज कहलाता था, ठीक है। इसको गुप्ता भी कहते थे, महाराज को ही क्या कहते थे, गुप्ता। देश या प्रांत का प्रमुख गुप्त काल में क्या कहलाता था, गुप्ता कहलाता था। क्लियर है। इसके नीचे क्या होता था, विषय। तो ये कहलाता था विषयपति। इसका प्रमुख क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। इसका प्रमुख क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था। और विषयपति को कुमार मात्य कहते थे। क्या कहते थे, कुमार मात्य कहते थे। क्लियर है। तो इस तरह देश का प्रमुख क्या कहलाता था, उपरिक्त, महाराज या गुप्ता कहलाता था। विषय का प्रमुख विषयपति या कुमार मात्य कहलाता था। विधि का प्रमुख आयुक्त कहलाता था। विधि का प्रमुख क्या कहलाता था, आयुक्त, ठीक है। पेट का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था पैठानपति। क्या कहलाता था, पैठानपति। क्या कहलाता था, पैठानपति। और गांव का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था ग्रामीण। वो क्या कहलाता था, ग्रामीण। तो इस तरह गुप्त साम्राज्य जो है अलग अलग इकाइयों में बढ़कर ही क्या करते थे, गुप्त राजा शासन करते थे। तो गुप्त काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव।
ठीक है, गांव से मिलकर क्या बनता था, पेट, पेट से क्या बनता था, विधि, विधि से क्या बनता था, विषय, और विषय से क्या बनता था, देश या प्रांत, है ना। ये मान सकते हैं कि इस समय क्या था, जनपद था। ये क्या था, जनपद था, जनपद से प्रांत, और प्रांत से फिर क्या बनता था, साम्राज्य बनता था। क्लियर है। और साम्राज्य का प्रमुख होता था राजा या सम्राट। उसके बाद देश का प्रमुख होता था उपरी महाराजा, उसी को गुप्ता बोलते थे। विषय का प्रमुख विषयपति कुमार वाक्य, विधि का प्रमुख जो है आयुक्त होता था, पेट का पति पैठानपति होता था, गांव का प्रमुख कौन होता था, ग्रामीण। इतने इकाइयों में बांटकर जो है गुप्त शासक जो है क्या करते थे, अपना शासन चलाते थे। तो क्या राजा जो है अपने शासन को चलाने के लिए अकेले चला सकता है, क्या नहीं चला सकता। तो राजा को अपने सहयोग सहायता के लिए क्या चाहिए रहता था, मंत्री। क्या चाहिए रहता था, मंत्री चाहिए रहता था। तो इस गुप्त काल में बहुत सारे अधिकारी और क्या होते थे, मंत्री होते थे, है ना। जैसे जो सभी विभागों का प्रमुख, अलग अलग विभाग बना दिए, जैसे अभी भी है, अभी भी जैसे भारत में प्रशासन संभालना है तो प्रधानमंत्री जो है अपने साथ बहुत सारा क्या रखा हुआ है, मंत्री रखा हुआ है, जो अलग अलग विभागों को देखते हैं। उसी तरह से गुप्त राजा भी अपने साथ बहुत सारे क्या रखते थे, विभाग रखते थे, और उन विभागों का अलग अलग क्या होता था, मंत्री होता था। लेकिन सभी विभागों का जो मेन होता था उसको बोलते थे सर्वाध्यक्ष। उसको क्या बोलते थे, सर्वाध्यक्ष। ये सभी विभागों का क्या होता था, प्रमुख। सभी विभागों का प्रमुख, ठीक है। तो सभी विभागों का प्रमुख गुप्त काल में कौन होता था, सर्वाध्यक्ष। कौन होता था, सर्वाध्यक्ष। क्लियर है। उसके बाद जो राजमहल, उसके अंदर, राजमहल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सैनिक होते हैं, जो देख रेख करते हैं, जो भी नौकर चाकर होते हैं उनका देख रेख करते हैं। तो उसका भी एक क्या होता था, प्रमुख। तो राजमहल के अंदर क्या कहलाता था, अंतःपुर। क्या कहलाता था, अंतःपुर। तो अंतःपुर का प्रमुख, अंतःपुर का प्रमुख, समझ में आया ना। मतलब पहले समझो किस जगह के प्रमुख है। सभी विभागों का प्रमुख क्या कहलाएगा, सर्वाध्यक्ष। अलग अलग विभाग है, उसके सभी विभागों का प्रमुख बनेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्वाध्यक्ष। अब जो महल के अंदर को क्या बोलेंगे, अंतःपुर। उसमें जितने भी नौकर चाकर सेना है उसका जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा, प्रतिहार। क्या कहलाएगा, प्रतिहार। अंतःपुर का प्रमुख क्या कहलाएगा, प्रतिहार। क्लियर है। अब पूरा राजमहल, राजमहल का पूरा देख रेख करना है तो उसके लिए सेना लगाना है, नौकर चाकर लगाना है, तो उसके लिए भी एक प्रमुख बनाया जाएगा। तो राजमहल का जो प्रमुख है वो कहलाएगा महाप्रतिहार। महाप्रतिहार ये किसका प्रमुख है, राजमहल का प्रमुख। राजमहल का प्रमुख, ठीक है। तो राजमहल का जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा, महाप्रतिहार। और राजमहल के अंदर जो काम कराने के लिए जो प्रमुख बनाए गए उसको क्या करेंगे, प्रतिहार। क्लियर है दोनों। तो राजमहल का प्रमुख महाप्रतिहार, और जो अंतःपुर का प्रमुख है वो क्या कहलाएगा, क्लियर है। अब राजा जो है गुप्त साम्राज्य का है, तो कोई और वंश है ना, कोई और साम्राज्य है, उसके साथ क्या करना है, वार्तालाप करना है। कहीं युद्ध का चेतावनी देना है तो दूसरे से युद्ध का खबर मिलना है, या दूसरे राज्य में का शांति कायम करने के लिए वार्तालाप करना है। तो इसके लिए भी एक क्या होता था, मंत्री होता था, जो जाकर दूसरे राज्य में युद्ध और शांति का क्या होता था, वार्तालाप करता था। तो उसको युद्ध और शांति का मंत्री कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि राजदूत के जैसे था। हमारे यहाँ जैसे राजदूत होता है ना, दूसरे देश में जाकर बात करता है ना, तो वैसे काम करने वाला वो कहलाता था महासंधि विग्रह। क्या कहलाता था, महासंधि विग्रह। महासंधि विग्रह, महासंधि विग्रह ये क्या करता था, युद्ध और शांति की बात करता है। युद्ध व शांति का मंत्री हो सकता है, युद्ध व शांति का मंत्री, ठीक है। युद्ध तो करना है या शांति कायम करना है दो साम्राज्यों के बीच, गुप्त साम्राज्य को, तो वो इसको भेजता था, महासंधि विग्रह को भेजता था। क्लियर है। उसके बाद पूरा पैसा कौड़ी आ रहा है ना, तो राजा एक जगह रखता था, तो पूरा पैसा कौड़ी का रखने का हिसाब जो करता था, है ना, हिसाब नहीं, जहां पैसा कौड़ी रखा हुआ है, राजकोष, राजकोष बोलेंगे, जहां पूरा धन दौलत पैसा कौड़ी रखा है राजा का, उस राजकोष का जो प्रमुख बनाया जाता था उसको बोलते थे महाभंडाराधृत। महाभंडाराधिकृत, ये महाभंडाराधिकृत ये किसका प्रमुख होता था, राजकोष का प्रमुख होता था। राजकोष का प्रमुख, जहां पर क्या रखा जाता था,
पूरा राजा का धन संपत्ति रखा होता था, सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे होते थे, उस जगह का प्रमुख कौन होता था? महाभंडाराधिकारी होता था। क्लियर है? अब राजा को टैक्स लेना है ना, राजा को क्या लेना है? टैक्स लेना है। राजा को क्या लेना है? टैक्स लेना है। तो वो क्या लगाएगा? कर लगाएगा। तो राजा थोड़ी हर चीज को करेगा, उसके लिए कर लगाने वाला अलग से क्या होगा? मंत्री होगा, है ना, जो कर को क्या करेगा? कर निर्धारण करेगा, कर अधिकारी होगा, है ना। तो वो कहलाता था ध्रुवाधिकार। क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकार। ध्रुवाधिकारी, ध्रुवाधिकारी ये क्या होता था? कर अधिकारी होता था। जो कर लगाता था वो क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकारी कहलाता था। जो गुप्त काल में कर का निर्धारण करता था वो क्या कहलाता था? ध्रुवाधिकारी कहलाता था। क्लियर है? अब जो सेना का नेतृत्व करता था, है ना, जो सेना का नेतृत्व करता था वो कहलाता था महासेनापति। सेना का नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? महासेनापति। ठीक है? तो महासेनापति जो है ये सेना का क्या करता था? नेतृत्व। सेना का नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? महासेनापति कहलाता था। तो गुप्त काल में जो सेना का नेतृत्व करता था वो क्या कहलाता था? महासेनापति। क्लियर है? अब सेना भी कई प्रकार के, हाथी वाला सेना, घोड़े वाला सेना। तो हाथी यानी कि गज सेना का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था महापीलुपति। क्या कहलाता था? महापीलुपति। ये किसका प्रमुख होता था? गज सेना का प्रमुख। गज सेना का प्रमुख। तो गज सेना का प्रमुख गुप्त काल में क्या कहलाता था? महापीलुपति। दूसरा होता था कौन सा? अश्व सेना। तो वो कहलाता था महाश्वपति। महाश्वपति ये कहलाता था अश्व सेना का प्रमुख। अश्व सेना प्रमुख ये सेना हो गया जो युद्ध लड़ने जाता था, दूसरे राज्यों से, दूसरे राजाओं से युद्ध करने जब जाएगा तो वो गज सेना का क्या कहलाएगा? महापीलुपति। अश्व सेना का प्रमुख महाश्वपति, है ना। अभी भी हमारे जब देश में बॉर्डर में जो लड़ाई होती है वो कौन लड़ता है? सैनिक लोग लड़ते हैं, सेना लोग लड़ते हैं। लेकिन अगर देश के अंदर चोरी चकैती हो रहा है ना, लूटमार हो रहा है, तो उसको कौन पकड़ता है? पुलिस। तो वैसी गुप्त काल में भी थे। तो लेकिन उस समय का पुलिस कहलाता था दंडपाशिक। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। दंडपाशिक ये उस समय के पुलिस को कहा जाता था, जो गुप्त साम्राज्य के अंदर होने वाले चोरी डकैती लूटमार को रोकता था, उसको क्या कहते थे? दंडपाशिक। क्लियर है? न्याय का सर्वोच्च अधिकार किसके पास होता था? राजा के पास। लेकिन पूरे राज्य के जितने भी केस हैं क्या उसको राजा अकेले निपटा सकते हैं? नहीं। तो इसलिए एक नया अधिकारी बनता था जिसको बोलते थे महादंडनायक। क्या बोलते थे? महादंडनायक। महादंडनायक। ठीक है? तो ये क्या होता था? न्याय अधिकारी होता था। तो गुप्त काल में न्याय अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था महादंडनायक। तो गुप्त काल का न्याय अधिकारी क्या कहलाता था? महादंडनायक। ये प्रमुख अधिकारी जो है वो गुप्त काल में सहायता करते थे राजा का, जिससे राजा अपना साम्राज्य चलाता था। क्लियर है? तो प्रमुख जो सभी विभागों का प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था? सर्वाध्यक्ष। अंतःपुर का प्रमुख क्या कहलाता था? प्रतिहार। राजमहल का प्रमुख क्या कहलाता था? महाप्रतिहार। दूसरे राज्यों से युद्ध और शांति की वार्ता करने वाला मंत्री क्या कहलाता था? जो राजकोष का प्रमुख होता था वो महाभंडाराधिकारी। जो कर अधिकारी होता था वो ध्रुवाधिकारी कहलाता था। सेना का प्रमुख क्या कहलाता था? जो सेना का नेतृत्व करता था महासेनापति। जो पुलिस होता था वो क्या कहलाता था? दंडपाशिक। और जो गज सेना का प्रमुख होता था वो महापीलुपति। अश्व सेना का प्रमुख होता था वो महाश्वपति। और जो न्याय अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? दंडनायक। क्लियर है? जो गुप्त साम्राज्य है उसमें आय का प्रमुख स्रोत था कर। आय का प्रमुख स्रोत क्या था? कर। और जो गुप्त साम्राज्य है उसमें 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है, जिसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो कर था उसका नाम था भाग। पहला नाम कर था उसका नाम क्या था? भाग। ठीक है? भाग। दूसरा था भोग। दूसरा का नाम क्या था? भोग। पहला भाग, दूसरा भोग, तीसरा था प्रणय कर। प्रणय कर। चौथा था हलदंड। चौथा था हलदंड। ठीक है? तो टोटल कितने हैं? 4 कर। ठीक है? इसके बाद एक और होता था जिसको बोलते थे राजकर। तो कर कितने प्रकार से लगाया जाता था गुप्त साम्राज्य में? 5 बोल सकते हैं। राजकर करके कितना बोल सकते हैं? 5। भाग, भोग, प्रणय कर, हलदंड और एक होता था कौन सा? राजकर। चलो देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी किसान थे वो भूमि में क्या करते थे? उत्पादन करते थे।
तो जितना उत्पादन होता था उस उत्पादन का 1/6 हिस्सा, कितना हिस्सा? 1/6 हिस्सा। गुप्त साम्राज्य से पहले ये जो भाग है ये 1/4 था, लेकिन गुप्त साम्राज्य में इसको कितना कर दिया गया था? 1/6। जितना उत्पादन हुआ है उसका 1/6 हिस्सा किसको ले जाकर देते थे? राजा को देते थे। अपने भूमि में जितना उत्पादन करते थे किसान लोग उसका 1/6 हिस्सा राजा को देते थे। वही हिस्सा क्या कहलाता था? भाग कहलाता। यानी मान लो किसान जो है 60 क्विंटल का क्या किया है? धान का उत्पादन किया। किसान जो है 60 क्विंटल धान का उत्पादन किया है, तो राजा के पास कितना ले जाके दे देगा? 10 क्विंटल को ले जाके दे देगा। तो यही उस समय क्या कहलाता था? भाग कहलाता। वही समय क्या कहलाता था? भाग कहलाता था। क्लियर है? अब राजा, कई लोग जो है ये क्या उपजा रहे हैं? अनाज उपजा रहे हैं, जो साल में एक फसल 2 फसल होता है। लेकिन कुछ लोग जो है प्रतिदिन निकलता है फल फूल साग सब्जी ऐसा, तो फल फूल साग सब्जी के रूप में भी राजा को प्रतिदिन क्या जाता था? टैक्स जाता था। तो वो कहलाता था भोग। वो क्या कहलाता था? भोग कहलाता। तो प्रतिदिन राजा को साग सब्जी फल के रूप में जो क्या जाता था? टैक्स जाता था, कर जाता था, वो क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। क्लियर है? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो गांव वाले रहते थे, है ना, जो भी ग्रामवासी रहते थे, वो स्वेच्छा से अब राजा को एक निश्चित राशि क्या करते थे? देते थे कि हम गुप्त राजा के क्या रह रहे हैं? उसके साम्राज्य में रह रहे हैं। ऐसा करके ग्रामवासी स्वेच्छा से जो कर देते थे वो क्या कहलाता था? प्रणय कर। ग्रामवासी जो स्वेच्छा से राजा को कर देते थे वो क्या कहलाता था? प्रणय कर कहलाता था। और किसानों के पास खेती करने के लिए जो हल होता था, उस कितने हल हैं? उस हल के ऊपर, है ना, जैसे किसान 2 हल रखा है तो उसके ऊपर कर लगा दिया, वो 4 हल रखा है तो उसके ऊपर 4 हल का कर लगा दिया। तो ऐसा हल के द्वारा कर लगाया जाता था, उसको क्या बोलते थे? हलदंड। क्लियर है? और गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो व्यापारी व्यापार करते थे, जैसे कोई आया, है ना, वो अब क्या कर रहा है? कोई सामान बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है ना, कुछ और चीजें बेच रहा है, तो व्यापारी जो है अपने व्यापार का कुछ हिस्सा राजा को क्या देते थे? कर के रूप में देते थे। वही कहलाता था राजकर। वही क्या कहलाता था? राजकर कहलाता था। क्लियर है? तो इस तरह गुप्त काल में ये 5 प्रकार के क्या का उल्लेख है? कर का उल्लेख है। और साथ ही 5 प्रकार के भूमि का भी उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। गुप्त काल में कितने प्रकार की भूमि का? 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि और क्या बोला? चारागाह भूमि, है ना। तो क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और अग्रहत भूमि। खिल भूमि और एक कौन सा बोला? अग्रहत भूमि। क्लियर है? पांचों को समझते हैं। किस भूमि को क्षेत्र, किस भूमि को वास्तु, किस भूमि को चारागाह और किसको खिल और किसको क्या कहा जाता है? अग्रहत। क्लियर है? तो जहां पर खेती योग्य भूमि होती थी, जिस पर किसान क्या कर सकता था? खेती कर सकता था, वो कहलाता था क्या? क्षेत्र। जिस भूमि पर किसान खेती करता था गुप्त काल में, वो क्या कहलाता था? क्षेत्र भूमि। क्लियर है? जिस भूमि पर निवास किया जा सकता था, जिस भूमि पर निवास किया जाता था, वो क्या कहलाता था? वास्तु भूमि। जो भूमि पशुओं के चराई के लिए क्या करता था? काम आता था, वो क्या कहलाता था? चारागाह भूमि। वो क्या कहलाता था? चारागाह भूमि। जिस भूमि का उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता था, वो गुप्त काल में क्या कहलाता था? चारागाह। और जिस भूमि का उपयोग रहने बसने के लिए किया जाता था, वो क्या कहलाता था? वास्तु भूमि। और जिस भूमि का उपयोग जो है खेती करने के लिए कहलाता था, वो क्या कहलाता था? क्षेत्र भूमि कहलाता था। क्लियर है? जिस भूमि पर खेती नहीं किया जा सकता था, बंजर रहता था, वो कहलाता था खिल भूमि। जो भूमि खेती करने के योग्य नहीं होता था, बंजर होता था, वो कहलाता था कौन सी भूमि? खिल भूमि। क्लियर है? और जिस भूमि पर जंगल होते थे, वो कहलाता था अग्रहत। जंगल भूमि जिस पर ना आप खेती कर सकते हो, न रह सकते हो, न पशु चरा सकते हो, और न ही वो बंजर क्या है जोतने योग्य होता था, तो ऐसा पूरा जंगल होता था, उस जमीन को क्या बोलते थे? अग्रहत भूमि। तो गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। पहला खेती करने वाला भूमि, दूसरा बसने के लिए भूमि, तीसरा चारागाह भूमि, और जो बंजर भूमि उसको खिल भूमि, और जंगल के योग्य भूमि जहां जंगल होता था उस भूमि को क्या बोलते हैं? अग्रहत भूमि। ठीक है? तो ये गुप्त काल के 5 भूमि हैं
क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, खिल भूमि और अग्रहार भूमि। क्षेत्र भूमि किसको बोलते हैं? जहां पर खेती की जा सकती थी। गुप्त काल में जिस पर खेती की जा सकती थी वो भूमि क्या कहलाती थी? क्षेत्र भूमि। जो भूमि गुप्त काल में रहने बसने के लिए उपयोग किया जाता था वो भूमि क्या कहलाता था? वास्तु भूमि। और जो भूमि जो है पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता था वो क्या कहलाता था? चारागाह भूमि। और जिस भूमि पर किसी भी प्रकार का खेत उपयोग नहीं किया जाता था या बंजर होता था वो क्या कहलाता था? खिल भूमि। और जिस भूमि पर जंगल होते थे उस भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहर भूमि कहा जाता था। क्लियर है? इस काल में ये 5 प्रकार की भूमि का उपयोग मतलब उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में सबसे प्रमुख व्यापार था वो था रेशम वस्त्र उद्योग। सबसे प्रमुख व्यापार क्या था? वस्त्र उद्योग। और सबसे ज्यादा व्यापारिक केंद्र, सबसे ज्यादा व्यापार कहाँ होता था? उज्जैन। ये 2 चीजें याद रखेंगे। गुप्त काल में प्रमुख उद्योग क्या था? तो कौन सा था? वस्त्र उद्योग। और व्यापारिक क्षेत्र या सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? उज्जैन, है ना। ये सबसे ज्यादा व्यापार अगर कहीं होता था गुप्त काल में तो कौन से शहर में होता था? उज्जैन। और सबसे ज्यादा किसका व्यापार होता है? तो वस्त्र, है नी। ये आज भी होता है। भारत में कृषि के बाद यदि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई व्यापार है तो वो कौन सा व्यापार है? नहीं, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है भारत में? वस्त्र। कहाँ दुनिया भर, हमारे विज्ञान में देखिए हर दुकान छोड़ के कपड़ा दुकान है कि नहीं है। तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। आज भी है। और गुप्त काल में भी प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग। क्लियर है? और उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था? उज्जैन। ठीक है। चलो, तो 5 प्रकार का कर, 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख जो हमको गुप्त काल में मिलता है। और गुप्त काल में सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। और उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था? उज्जैन। ठीक है। गुप्त काल में जो मुद्राएं थी वो सोने का मुद्रा कहलाता था दिनार। सोने का मुद्रा क्या कहलाता था? दिनार। ठीक है। और चांदी का सिक्का कहलाता था रूपा। चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपा। तो गुप्त काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? दिनार। और चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? रूपा कहलाता। क्लियर है? यहाँ पर जैसे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था आ गई थी, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था भी आ गई थी। क्लियर है? लोग जो है कई प्रकार की जाति में क्या हो चुके थे? बढ़ चुके थे। जाति में बढ़ने के साथ साथ अलग अलग गोत्र में भी क्या हो चुके थे? बढ़ चुके थे। क्लियर है? तो जाति के साथ साथ अलग अलग गोत्र में भी जो है बढ़ चुके थे, है ना। तो समाज कैसे हो चुका था? वर्ण व्यवस्था के साथ, समाज में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ क्या आ चुका था? जाति व्यवस्था भी आ चुका था। जाति व्यवस्था भी आ चुका था। और दास प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। दास प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। लोग जो है दूसरे लोगों को क्या बनाते थे? दास बनाकर रखते थे। मतलब उसको खरीद लिए, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को वस्तु मशीन की भांति क्या करता था? उपयोग करता था, है ना। उसका क्या बन जाता था? दास, गुलाम। तो दास प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है? यहाँ पर हमको सती प्रथा, पर्दा प्रथा उल्लेख मिलता है कि नहीं मिलता है? सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख किसमें मिला है? हिरण्यभिलेख में मिला है। यानी गुप्त काल में कौन सा प्रथा आ गया था? सती प्रथा आ गया था। पर्दा प्रथा का प्रारंभ हो चुका था, है ना। तो इस तरह गुप्त काल में सती प्रथा, पत्नी और पर्दा प्रथा का भी क्या हो चुका था? शुरुआत हो चुका था। तो समाज जो है वर्ण व्यवस्था के साथ जाति व्यवस्था में भी बढ़ चुका था। दास प्रथा की शुरुआत हो गई थी, सती प्रथा और पर्दा प्रथा की भी शुरुआत हो चुकी थी। क्लियर है? चलिए, अगर धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो जितने भी गुप्त राजा थे वो सब किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त राजा जो है किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी धर्म से नफरत करते थे। वैष्णव धर्म को मानते थे और शैव धर्मों का भी संरक्षण प्रदान था। यानी गुप्त काल में लोग विष्णु और शंकर दोनों की पूजा करते थे और दोनों का एक साथ एक नया रूप लेकर आया जिसको हरिहर कहा गया। गुप्त काल में ही दोनों का एक साथ पूजा किया गया और उस पूजा को क्या कहा गया? हरिहर नाम दिया गया। क्लियर है? उसके बाद इसमें तीसरे देवता की भी एंट्री हुई। किसका? ब्रह्मा जी का। अभी विष्णु और कौन है? महेश। तो उसको क्या कहा गया? हरिहर। और यही वो काल है गुप्त काल जिसमें त्रिमूर्ति पूजा की भी शुरुआत हुई। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिमूर्ति पूजा की भी शुरुआत इसी काल में हुई। भगवान के 10 अवतार की जो कहानी सुनते हो, हाँ, वो भी कब हुआ? इसी काल में
बनाया गया, दशावतार इसी काल में प्रारंभ हुआ और इसी काल में चालू हुआ मंदिर निर्माण। इसी काल से चालू हुआ मंदिर निर्माण। इससे पहले भगवान थे लेकिन कहीं भी मंदिरों का साक्ष्य मिला क्या? नहीं। वो गुप्त काल से ही मंदिर बनना क्या हुआ? चालू हुआ, है ना। और आज भी गुप्त काल के बने मंदिर हमारे भारत में मौजूद है। भारत में नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में मौजूद है। छत्तीसगढ़ के ताला गांव का स्थित देवरानी जेठानी का मंदिर किस काल का बना हुआ है? गुप्त काल का बना हुआ है। क्लियर है? झांसी, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर। ये कौन सा है? ये झांसी में है, मध्य प्रदेश झांसी में है। ये भी किस काल का है? गुप्त काल का मंदिर है। इसके अलावा कानपुर का भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, ये भी किस काल का है? गुप्त काल का है ना। अपने छत्तीसगढ़ में कालागांव का कौन सा? देवरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, ये भी किस काल का है? गुप्त काल का है ना। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर है। अच्छा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये भी गुप्त काल का है। तो बहुत सारे मंदिर है गुप्त काल के बनाए हुए, क्योंकि मंदिरों का निर्माण किस काल से चालू हुआ है? गुप्त काल से चालू हुआ है। और गुप्त काल से जितने भी मंदिर बने, गुप्त काल के जितने भी मंदिर बने हैं वो सब किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने। किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हुए हैं। तो गुप्त काल के जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे नागर शैली में बने हुए हैं। ठीक है। और इसी काल से ही देखो, इसी काल में ही अजंता की गुफा है। अजंता की गुफा में टोटल 29 गुफाएं हैं। टोटल कितनी गुफाएं हैं? सॉरी 24। टोटल कितने गुफा हैं? 24 गुफाएं, जिसमें 6 गुफा शेष है ना। जिसमें कितने गुफा बचे हुए? अच्छे से 6, है ना। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, 16 और 17, ये 6 गुफा बस अभी बचे हुए हैं। बाकी जो है वो नष्ट हो चुके हैं। लेकिन टोटल कितने गुफाएं थी? 24 गुफाएं थी। टोटल कितनी गुफाएं थी? 24 गुफाओं का है, लेकिन वर्तमान में 6 गुफा ही है। इसमें से गुफा नंबर 16 और 17 ये गुप्त काल में बने हुए। गुफा नंबर 16 और 17 किस काल में बना हुआ है? गुप्त काल में बना हुआ है। क्लियर है? तो ये है गुप्त काल के प्रमुख निर्माण की मंदिरों का निर्माण चालू हुआ, गुफाओं का निर्माण भी चालू हुआ, जिसमें अजंता की गुफा का 16 नंबर और 17 नंबर जो है किस काल में बना है? गुप्त काल में बना। जितने भी पुराण हैं, जितने भी पुराण हैं उसका संकलन भी किस काल में किया गया? गुप्त काल में किया गया। पुराणों का अंतिम रूप से देखो, वो शुंग वंश के काल में चालू हो गया था, लेकिन अंतिम रूप से पूरा संकलन किस काल में हुआ? इसी गुप्त काल में हुआ। रामायण और महाभारत का भी संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। ठीक है। और इसी गुप्त काल में बहुत सारे क्या थे? कवि और बहुत सारे लेखक विद्वान थे, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है। और भारत के जो महान कवि थे, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास, वो भी किस काल में थे? इसी गुप्त काल में। तो कालिदास जो है वो किस काल में थे? गुप्त काल में थे। और गुप्त काल के इस महान कवि कालिदास को ही भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की है, जिसमें है मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभवम, है ना, मल्लिकाग्निमित्रम, मल्लिकाग्निमित्रम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं किसके? कालिदास के, है ना। और इन्हीं कालिदास को ही क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसी तरह एक और महान विद्वान थे जिसका नाम था विशाखदत्त। क्या नाम था? विशाखदत्त। ठीक है, समझा? दत्त से कोई लेना देना नहीं। उनसदत्त, विशाखदत्त। और इनकी रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। ठीक है। तो ये कई बार पूछा गया है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। या विशाखदत्त की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो कौन सा है? ठीक है। इसके अलावा भारवी, है ना, इनकी रचना का नाम है कीर्तार्जुनीयम। क्या नाम है? कीर्तार्जुनीयम। इनकी रचना का नाम क्या है? कीर्तार्जुनीयम। इनकी रचना है भारवी। और ये भी किस काल के कवि हैं? ये गुप्त काल के कवि हैं। ठीक है। इसके अलावा है पंचतंत्र का भी रचना, पंचतंत्र, जिसकी रचना किया है विष्णु शर्मा।
ये भी किस काल के कवि हैं? गुप्त काल के कवि हैं, जिन्होंने पंचतंत्र के माध्यम से समाज में विभिन्न जो क्या बोला जाए रूप है, समाज के विभिन्न रूप है, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा है, उनको कहानियों के माध्यम से बताया। किसमें? पंचतंत्र में। किसने? विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। क्लियर है? इसके अलावा यहीं पर जो है कामसूत्र के रचनाकार कौन थे? वात्सायन। इन्होंने रचना की है किसका? कामसूत्र। ठीक है, तो कामसूत्र के रचनाकार कौन थे? तो वात्सायन। ठीक है, उसके बाद है वराहमिहिर। वराहमिहिर ये भी किस काल में थे? गुप्त काल में थे। वराहमिहिर भी किस काल में थे? गुप्त काल में थे, और इनकी रचना का नाम है पंच सिद्धांतिका, है ना? पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका। क्लियर है? न्यूटन ने हमको गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। न्यूटन ने हमको गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, ऐसा हम साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन न्यूटन से पहले हमारे भारत के एक विद्वान थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। इन्होंने क्या कर दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम पहले ही लिख दिया था अपने पुस्तक किसमें? ब्रह्म सिद्धांतिका। किसमें लिख दिया था? ब्रह्म सिद्धांतिका। तो न्यूटन के गति का नियम किस ग्रंथ में लिखा गया है? न्यूटन से पहले तो किस ग्रंथ में लिखा गया है? ब्रह्म सिद्धांतिका। और इसीलिए इस ब्रह्मगुप्त को भारत का क्या कहते हैं? न्यूटन। अब फिर उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? वो जो न्यूटन है उसको क्या करना चाहिए? यूरोप का ब्रह्मगुप्त, है कि नहीं है? तो ये पहले लिखा है भैया, तो ये पहले आएगा ना, और वो बाद में आया, तो उसको बोलना चाहिए। लेकिन उल्टा इसको क्या कहा जाता है? भारत का न्यूटन, है ना? ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन कहा जाता है। और साथ ही जिन्होंने दशमलव प्रणाली और शून्यवाद का जनक, वो है कौन? आर्यभट्ट। वो भी किस काल के थे? गुप्त काल के, है ना? शून्यवाद के जनक शून्य, और साथ ही दशमलव प्रणाली के खोजकर्ता आर्यभट्ट भी किस काल के थे? इसी गुप्त काल के थे। क्लियर है? और इसी गुप्त काल में ही 3 प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, है नहीं? ये एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे, ये आयुर्वेद डॉक्टर थे। एक थे वाघभट्ट, एक कौन थे? वाघभट्ट। एक थे सुश्रुत, एक का नाम क्या था? सुश्रुत। और एक थे कौन? धन्वंतरी। ठीक है, वाघभट्ट, धन्वंतरी और सुश्रुत। ये 3 प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे जो किस काल में थे? गुप्त काल। और धन्वंतरी है ना, चिकित्सक जो धन्वंतरी है, इसको भारत का पहला सर्जन माना जाता है। पहली ऑपरेशन करिया गोली से धन्वंतरी। क्लियर है? तो भारत का पहला सर्जन किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। क्लियर है? तो इस काल में देखो संस्कृत के सारे जो लेखक थे किस भाषा के थे? संस्कृत के थे। तो इसीलिए गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत साहित्य का या प्राचीन भारत का या संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। क्लियर है? तो हमने स्टार्ट किया था साम्राज्य कब से? 500 बीसी से, लगभग 500 बीसी से, और हम गुप्त काल को लगभग पहुंच गए हैं कहां? 500 एडी। हमने मगध साम्राज्य याद करो, मगध साम्राज्य 500 के आसपास चालू किया था, 500 बीसी, और अभी हम गुप्त काल को खत्म कर रहे हैं लगभग का 500 एडी। तो इस 1000 साल के काल में हमने भारत में कौन कौन सा वंश आया, कौन कौन सा राजा शासन किया, है ना? ये सब पढ़ लिए। मौर्य वंश पढ़ लिए, ब्राह्मण वंश पढ़ लिए, और ये गुप्त वंश पढ़ लिए। इन शासनकर्ताओं के दौरान जब ये शासन कर रहे थे भारत में, तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी थे जो भारत में क्या कर रहे थे? आक्रमण किए थे, जिसमें हमने सिकंदर को देखा था। तो सिकंदर के अलावा सेल्यूकस निकेटर था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था। तो ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। तो अगली क्लास में हम 500 बीसी से लेकर 500 एडी के बीच हुए विदेशी आक्रमण को जानेंगे। तो आज के लिए इतना है।